Vajiraman Ravi has been still there even during my mains preparation, during both my attempts 2023-24. I started my preparation in 2018 here as a foundation batch student, and finally I'm again back here 6 years later. The life has come full circle finally. I post-graduated actually in year 2018. After that I came to Vajiraman Ravi, as the name has always been there, where I was completely clueless कि क्या करना है क्या नहीं. And that year I think, but I think ये join किया test series मैंने, and we had those regular feedback sessions. GS we had GS. I was enrolled for the GS thing. I had that regular feedback session. After every copy that was checked, we had those mentoring sessions going on. So उससे पता चलता था what is wrong, where I should add on, what is the changes I need to make, etc. So it went like that, and I really scored good in GS. Last year also it was 435 marks in GS 1, 2, 3, 4. Hello everyone, this is Prateek Verma, AIR 61, UPSC CAPF Assistant Commandant Examination 2024. मैं आप सभी के समक्ष आज DKT के पोर्टल पे इसलिए हूँ क्योंकि मैं इस एग्ज़ाम से रिलेटेड कई सारी मिथ्स और कई सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए आया हूँ, और इसके अलावा मैं ये भी समक्ष आपके प्रस्तुत करूँगा कि मेरी जर्नी कैसी रही, मैंने क्या चैलेंजेस फेस किए, और इसके साथ साथ कुछ शायद अपने जो पर्सनल मेरे माइलस्टोन्स हैं मैं वो भी शेयर करना चाहूँगा आप सभी के आगे, जिससे आप सभी को कुछ ना कुछ प्रेरणा अवश्य मिलेगी। तो मैं कोशिश करूँगा कि आज मैं इंग्लिश और हिंदी मिक्स करके बात करूँ ताकि आप सभी मेरे इस इंटरव्यू को साक्षात्कार को अच्छे से समझ पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा इस इंटरव्यू की रीच हो पाए, और कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहता है या जिसको इस बारे में नहीं भी पता है वो इससे अवगत हो पाए. They get to know this examination of CAPF Assistant Commandant more better, in a better way, so that they can approach this examination in a holistic manner. So firstly coming कि मेरी जर्नी कैसी रही है और मेरे qualifications क्या हैं. So starting from like my school life, so I have done my schooling from City Montessori Inter College, Lucknow, in Uttar Pradesh. I have been born and brought up in Lucknow only. तो मैं अवध का पार्ट रहा हूँ हमेशा से. यहाँ की नवाबी और नज़ाकत बहुत ही फेमस है वर्ल्ड वाइड. तो कुछ वो सारी ट्रेड्स मेरे अंदर भी थे, और इसके साथ साथ हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, इसमें एक लेवल की प्रोफिशिएंसी हमेशा से रही है. सो जितना आप ज़्यादा बोलने में, कम्युनिकेशन में बेटर होंगे, दिस एग्ज़ाम विल बी मच ईजियर फॉर यू अकॉर्डिंग टू मी. So try to communicate with people, try to communicate with your friends, family members as much as possible. बहुत लोगों ने मुझसे ये डाउट भी पूछा है कि क्या इंग्लिश जानना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है इस एग्ज़ाम के लिए. तो देखिए, मेरा एक सीधा और सिंपल सा जवाब ये होगा कि देखिए, कोई भी भाषा आपके लिए बैरियर नहीं है, पर अगर आप कोई भी लैंग्वेज में एक लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी रखते हैं, एक एक्सपर्टीज़ रखते हैं, तो ये आपके लिए ही बेनिफिशियल है. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जब आप अपने ट्रूप्स को अपने कमांड करेंगे तो कई सारे ऐसे लोग होंगे जो अलग अलग देश के कोनों से आते होंगे. सो अगर मैं इस तरह से रूढ़िवादी सोच रखूं कि मैं सिर्फ हिंदी में ही बोलूँगा क्योंकि मैं हिंदी बेल्ट से आता हूँ, तो हो सकता है आपके जो कमांड्स हैं वो अच्छे से कन्वे ना हो पाए. सो प्लीज़ ट्राई टू लर्न 2 or 3 लैंग्वेजेस इफ पॉसिबल टू अ डिसेंट लेवल, ताकि आप एटलीस्ट उनको समझ पाएँ और ठीक ठाक तरह से बोल पाएँ. Yes, so coming back to my personal life, तो मैंने जैसे अपने स्कूलिंग के बारे में बताया, so I was a good student, meritorious student throughout my school life. मैं AIR 6 भी था ICSE बोर्ड से जब मैंने 12th क्लास पास की. So I scored around 97.75%, which was very good at that time. इसके बाद मैंने सोचा कि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लेता हूँ नॉर्थ कैंपस में. तो मुझे सेंट स्टीफेंस और किरोड़ी मल से कॉल भी आया. तो ज्योग्राफी पढ़ने का मेरा बहुत ही मन था, तो मैंने किरोड़ी मल में ज्योग्राफी ऑनर्स ऑप्ट भी किया. बट कुछ दिन मैंने वहाँ पे बिताए, पर मुझे कुछ खास वहाँ की इन्वायरमेंट, या कह लीजिए कि जिस तरह से वहाँ पे डिलीवरी होती थी लेक्चर्स की, वो मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया. तो मुझे लगा कि मेरा लाइफ का ट्रैक में भी कोई दूसरा है. इसके साथ साथ मैंने फिर जेई की भी तैयारी शुरू कर दी ड्रॉप लेके. उसके बाद मैंने जेई का एग्ज़ाम दिया जो मैंने क्लियर किया, जिससे मुझे NIT रायपुर में मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ. So after joining NIT Raipur, the 4 years of my college were very beautiful. I was involved in different types of extracurriculars also, and I used to be the overall coordinator for the entrepreneurship cell NIT Raipur.
विच इज़ वेरी प्रेस्टिजियस पोजीशन, बिकॉज ये एक बहुत ही बड़ी कमिटी है NIT रायपुर की, जिससे अंदर आप मैनेजेरियल स्किल्स भी सीखते हैं। उसके साथ साथ फिर मैंने कई सारे स्पोर्ट्स में भी अपना हाथ आजमाया। मैं फुटबॉल भी बहुत बचपन से खेलता था, तो मैंने इंटर कॉलेज लेवल पे, स्टेट लेवल में माधवराव सप्रे में रनर्स अप रहा। उसके अलावा हॉकी भी खेली, इंटर NITs खेले बहुत सारे। तो ऑल इन ऑल इससे मैं ये मैसेज कन्वे करूँगा आप सभी को। देखिए, आप बहुत सारे लोग अभी मुझसे डाउट भी पूछते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे कि सर आप या भैया आप ये बताइए प्लीज़ कि क्या हम कॉलेज से ही तैयारी शुरू कर दें, फर्स्ट ईयर से ही तैयारी शुरू कर दें। इनफैक्ट कुछ लोग ऐसे हैं जो स्कूल से ही तैयारी शुरू करने की बात करते हैं इस CAPF एग्जामिनेशन की। बट मेरा कुछ इस पे वो मत या ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है, बिकॉज आई फील कि कॉलेज के लास्ट ईयर में आप ज़रूर इस प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। ऑल्दो मैंने उस समय नहीं स्टार्ट की, बिकॉज उस समय मेरे एम्स डिफरेंट थे लाइफ में। मैं प्लेस होना चाहता था एक कैंपस में आई हुई कंपनी में, सो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर दैट। सो इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करने का उस समय नहीं मिला मुझे, ना मैंने फोकस किया। बट येस, अगर कोई इसके लिए एक ध्येय में तैयारी करना चाहता है तो आई वुड सजेस्ट कि कॉलेज का लास्ट ईयर एक बहुत ही अच्छा समय है जब आप प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। तो खैर, तो मैं यही कहूँगा कि आप एक्स्ट्रा करिकुलर्स में इन्वॉल्व रहिए, कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका रेंज ऑफ नॉलेज, रेंज ऑफ एबिलिटी, स्किल्स बढ़े। आप स्पोर्ट्स खेलेंगे तो ये बहुत ही हेल्पफुल होगा आगे आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ डेवलप करने में, जो कि आपके इंटरव्यू में बहुत इंपॉर्टेंट है। जो UPSC का इंटरव्यू बोर्ड है वो हमेशा ऐसी चीज़ों पे बहुत फोकस करता है कि आपका जो पर्सनालिटी है वो कितना डायनामिक है, कितना वैरिड है। So after completing my BTech from NIT Raipur, I joined Vedanta Aluminium and Power। उसके अंदर मैंने एज असिस्टेंट मैनेजर ज्वाइन किया और अराउंड 1 year and 2 months 3 months मैंने वहाँ पे जॉब की। सो ये टाइम था अराउंड 2020-21 का, जिसके बाद मुझे ऐसा फील होने लगा कि जॉब में काफ़ी स्टैग्नेशन आ गया है। सैलरी वॉज क्वाइट गुड, क्वाइट हैंडसम फॉर एनी न्यू ग्रेजुएट, बट कभी कभी ऐसा लगता था कि सैलरी से ज़्यादा भी कोई चीज़ है जो शायद सेटिस्फैक्शन, मेंटल सेटिस्फैक्शन और कैरियर ग्रोथ वगैरह में मुझे इतना खुशी नहीं मिल रही थी। सो आफ्टर दैट आई डिसाइडेड टू रिज़ाइन फ्रॉम वेदांता एल्युमिनियम एंड पावर। सो उसके बाद मैंने रिज़ाइन करके फुल फ्लेश प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, जैसा कि मैंने बताया। तो उस समय कोविड का टाइम चल रहा था, कोई भी उस समय ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल नहीं थे। बट मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं था कि दिल्ली जाके तैयारी करनी है, बट अनफॉर्चुनेटली एज द कोविड टाइम ऑल द इंस्टीट्यूट्स वर शट। सो मैंने सोचा कि तब तक मैं खुद से सेल्फ प्रिपरेशन करता हूँ। सो फर्स्टली आई वुड लाइक टू टेल कि मेरा टारगेट सिविल सर्विसेज भी था और CAPF भी था। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि CAPF उनका प्लान बी है, बट मेरा नज़रिया इस पर दूसरा है। मेरे अकॉर्डिंग आप कोई भी ऐसे एग्जामिनेशन को जो आपको ग्रेड A की जॉब दे रहा है, ग्रुप A की जॉब दे रहा है, उसके साथ साथ आपको एक अच्छी सोशल लाइफ दे रहा है, एक प्रेस्टिजियस लाइफ दे रहा है और बहुत सारे पर्क्स एंड एमिनिटीज़ दे रहा है जो एट पार हैं कहीं ना कहीं सिविल सर्विसेज के बहुत सारे पोस्ट से। तो आप प्लीज़ इसको एज अ प्लान बी मत देखिए CAPF के एग्जामिनेशन को। आप कोशिश करिए कि ये जो एग्ज़ाम है ये आपका प्लान A.1, A.2 हो, ताकि आप इसके लिए भी बराबर से तैयारी करें। एट द एंड ऑफ द डे देखिए, कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम ईजी नहीं है आज के टाइम में क्रैक करना। तो एक ही एग्ज़ाम को अगर आप ध्येय बना के प्लान ए सोच के तैयारी करेंगे तो देखिए, कोशिश आपकी ज़रूर रहेगी उसको क्लियर करने की, लेकिन बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे लक फैक्टर होता है। उसके अलावा आपके गिवन डे मान लीजिए तबीयत खराब हो गई, एक दिन आपका मेंस का पेपर एक खराब हो गया सिविल सर्विसेज का, तो उसका इफेक्ट बहुत डेट्रीमेंटल हो सकता है, नॉट ओनली टू योर लाइक एग्जाम रिजल्ट्स बट ऑल्सो योर मेंटल हेल्थ। तो ऐसा कुछ सिचुएशन मुझे भी फेस करना पड़ा, बिकॉज दिस वाज माय थर्ड एंड लास्ट अटेम्प्ट एट CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन। तो फाइनली फिर मैंने 2022 का अटेम्प्ट दिया, 2023 का अटेम्प्ट दिया, 2024 का अटेम्प्ट दिया। तो 2022 में मैंने अपनी कोचिंग दिल्ली में ऑनलाइन ऑफलाइन हाइब्रिड मोड में कंप्लीट की, जो कि मैंने नेक्स्ट IAS से की थी फॉर सिविल सर्विसेज। अब उसके लिए मैंने CAPF की अलग से कोई कोचिंग नहीं ली, बिकॉज आई थॉट कि जो सिलेबस है, जब मैंने कंपेयर किया दोनों एग्जामिनेशन का, तो बहुत ही सिमिलर था, बहुत ही कम अंतर था दोनों के पेपरों में। पेपर 2 एक ऐसा पेपर है CAPF में जिसके अंदर आपको थोड़ी एडिशनल तैयारी करनी पड़ती है,
but that also you can do very easily with the help of the online resources that are available free of cost on YouTube or other platforms. बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो आपको टेलीग्राम वगैरह पे भी मिल जाएंगे जहाँ से आप पेपर 2 की फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कर सकते हैं। बट हाँ, अभी एक वॉइड है CAPF की प्रिपरेशन के जो इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें, जो आई थिंक धीरे धीरे भर रहा है। बट हाँ, मैंने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन की फुल फ्लेज और साथ में CAPF पे भी एक अपनी नज़र बना के रखी। तो 2022 और 23 में अनफॉर्चुनेटली मेरा पेपर 1 क्लियर नहीं होता है। तो मैं पहले आपको थोड़ा इस एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। सो जो ये CAPF का पेपर है असिस्टेंट कमांडेंट का, ये आपका पहले पेपर 1 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। 125 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव होते हैं, पर क्वेश्चंस आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। और पेपर 2 सेम डे कंडक्ट होता है आफ्टर अ गैप ऑफ अराउंड 3 आवर्स, जिसके अंदर आपको सब्जेक्टिव आंसर्स लिखने रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ एसेज, आर्ग्यूमेंट्स, रिपोर्ट्स, प्रेसी राइटिंग और ग्रामर और अनसीन पैसेज के फॉर्म में। ये 3 आवर का पेपर होता है जो कि आफ्टरनून में कंडक्ट होता है। तो आपको सेम डे 2 पेपर अटेम्प्ट करने हैं और कई लोग फर्स्ट पेपर के बाद डीमोटिवेट हो जाते हैं बिकॉज द पेपर लेवल इज क्वाइट कॉम्पिटिटिव और इतना भी आसान नहीं होता है। इनफैक्ट 2024 में जो अटेम्प्ट मैंने क्लियर किया है उसके अंदर पेपर 1 का लेवल काफ़ी हाई था, कट ऑफ वाज एट ऑल टाइम लो और 250 मार्क्स में अराउंड 98 की कट ऑफ गई थी। तो यू कैन इमेजिन द लेवल ऑफ द टफनेस ऑफ द पेपर, बट एज इट इज़ रिलेटिव, सो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप फुल एफर्ट से पेपर 2 के लिए अपीयर हुई है आफ्टर गिविंग योर पेपर 1। तो पेपर 2 का आप अगर आप क्लियर कर लेते हैं कट ऑफ, तो एक कंबाइंड कट ऑफ भी आपको क्लियर करनी पड़ती है आफ्टर यू क्लियर पेपर 1। तो अगर पेपर 1 का कट ऑफ आपका क्लियर नहीं हुआ तो पेपर 2 आपका इवेल्युएट ही नहीं होगा। दैट इज द कैच। सो मैं वहीं पे मात खा जाता था। एक्चुअली मेरा ऑब्जेक्टिव आंसर जो अटेम्प्ट करने का तरीका था उसमें कहीं ना कुछ फ्लॉज थे। दैट इज व्हाई आई वाज अनसक्सेसफुल इन 22 एंड 23 अटेम्प्ट। बट इन 2024 आई मेड स्मॉल ट्वीक्स इन माई प्रिपरेशन, आफ्टर विच आई थॉट दैट प्रिपरेशन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया और जो भी मॉक्स वॉक्स मैंने थोड़े बहुत अटेम्प्ट किए थे उसके अंदर आई सॉ अ कंसिडरेबल इंक्रीज इन माई स्कोर्स। फिर उसके बाद कमिंग टू द पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन आफ्टर यू क्लियर द इनिशियल स्टेज इज फिजिकल एंड मेडिकल एग्जामिनेशंस। सो हेयर इज द कैच बिकॉज जो सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन है इसके अंदर आपको जो फिजिकल और मेडिकल की स्टेज है वो बाद में मिलती है। वो भी कुछ ही ऐसी पोस्ट है जैसे IPS वगैरह हैं, रेलवेज की कुछ पोस्ट हैं जिसके अंदर आपका रिगरस फिजिकल एग्जामिनेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। पर आफ्टर यू अपीयर इन द इंटरव्यूज आपकी मेरिट लिस्ट में जब नाम आ जाता है फिर होता है। परंतु व्हेन यू कम टू CAPF एग्जामिनेशन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ आपकी फिजिकल एंड मेंटल टफनेस पहले ही चेक की जाएगी बिफोर द UPSC इंटरव्यूज विच इज कंडक्टेड इन द ढोलपुर हाउस इटसेल्फ। तो उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी और मैं उस समय थोड़ा ओवरवेट चल रहा था बिकॉज इसके अंदर BMI चेक होता है। बिकॉज जितना आपकी हाइट है उसके अकॉर्डिंग आपको एक रेंज ऑफ वेट मेंटेन करना है। उसके अलावा कुछ फिजिकल टेस्ट्स हैं, जैसे आपको 100 मीटर रनिंग करनी है, 800 मीटर रनिंग करनी है, लॉन्ग जंप करना है, उसके अलावा आपको शॉर्ट पुट फेंकना है। उसके अलावा बहुत सारे मेडिकल एग्जामिनेशन रिगरस होते हैं। आपकी आई की पावर एक सर्टेन लिमिट तक होनी चाहिए, जिसके लिए आप जो UPSC की नोटिफिकेशन आती है उसको प्लीज़ डिटेल में रीड करिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब भी UPSC कोई भी अपनी नोटिफिकेशन निकालता है 60-70 पेजों की होती है तो बहुत लोग स्किप कर देते हैं। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू आर टारगेटिंग एन एग्जाम देन यू रीड द नोटिफिकेशन, यू रीड द सिलेबस। क्योंकि जैसे हम गाड़ी का कोई मैनुअल होता है उसको पढ़ते हैं, कोई अप्लायंस का मैनुअल पढ़ते हैं, ये समझ लीजिए इस एग्जाम का मैनुअल है। सो यस, आफ्टर यू क्लियर योर फिजिकल एंड मेडिकल्स then then you get a letter from the जो भी आपका जहाँ भी पढ़ा होगा। जैसे मेरा SSB गोरखपुर में फिजिकल मेडिकल पढ़ा था, तो वहाँ पे आपको एक लेटर मिलेगा कि हाँ आप क्वालिफाइड हैं। और इसके अंदर भी काफ़ी मतलब रेशियो कम होता है, बहुत ही कम बच्चे इसको क्वालिफाई कर पाते हैं बिकॉज द स्टैंडर्ड्स आर वेरी हाई। और फीमेल्स के लिए भी काफ़ी टफ है, जैसे लॉन्ग जंप एंड रनिंग एंड ऑल है, काफ़ी कम टाइम में करना है। बट इट इज़ कंपैरेटिवली ईजियर इफ़ यू कंसिडर द आर्म्ड फोर्सेस सच एज डिफेंस फोर्सेस और जो भी
जैसे कॉन्स्टेबल्स या एसआई के पैरामीटर्स होते हैं उससे आपको कंपैरेटिवली ईजियर लगेगा. सो देन आई हैड टू लाइक लूज अराउंड 8 kgs वेट. तो उसके लिए मैंने 75 हार्ड, उस समय बहुत फेमस हुआ था मिस्टर अंकित बैनपुरिया का. तो ही वॉज वन ऑफ माई लाइक मोटिवेशन. और उससे मैंने 75 हार्ड चैलेंज भी किया और उससे ये हुआ कि मेरे 8 kg शेड भी हो गए. उसके लिए मोटिवेशन बनाने के लिए मैंने इंस्टाग्राम भी इंस्टॉल किया. मैं सुबह शाम एक पोस्ट डालता था अपने खुद के मोटिवेशन के लिए, साथ साथ दूसरों को भी पता चलता था कि हाँ, आई एम डूइंग समथिंग विच इज़ सिग्निफिकेंट एंड नॉट ईजी. क्योंकि 75 दिन आपको 2 टाइम रेगुलर एक्सरसाइज करना, एक फूड हैबिट फॉलो करना, उसके साथ नॉवल रीड करना, मतलब इट इज़ क्वाइट टफ. बट हाँ, उससे मुझे ये फ़ायदा हुआ बिकॉज मेरे माइंड में एक गोल हो गया था कि हाँ, मुझे इस तारीख तक फिजिकली फिट हो जाना है फॉर अपियरिंग इन द फिजिकल्स एंड मेडिकल्स. तो उसके बाद फिर मेरा फिजिकल मेडिकल क्लियर हो गया और जैसे मुझे पता चला कि क्लियर हुआ, देन आई वाज वेरी इलेटेड. और वो भी एक बहुत ही बड़ा पल था बिकॉज दिस वाज द बिगेस्ट हर्डल फॉर मी इन दिस एंटायर प्रोसेस. बिकॉज आपको भी पता है कि जब आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, आपका वेट बढ़ जाता है, आपके स्पोर्ट्स और फिजिकल जो भी एक्टिविटीज़ हैं उससे टच छूट जाता है. तो फाइनली ये जब क्लियर हुआ तो एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट आई और इंटरव्यूज़ के लिए एक अलग से ज़ील आया, एंथुजियाज्म आया कि ये भी मैं क्लियर कर सकता हूँ. इंटरव्यू के लिए मैंने कोशिश ये किया कि जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं अलग अलग, जैसे कई सारे मॉक इंटरव्यूज़ प्लेटफॉर्म्स हैं. उसके अलावा लखनऊ में एक वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी है और उसके अलावा कई सारे और इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे CAPF AC एकेडमी है मिस्टर अनमोल की. उसके अलावा मैंने देखा कि UC एकेडमी का भी मॉक हो रहा था, खान ग्लोबल स्टडीज़ का भी मॉक हो रहा था, दृष्टि IAS का भी मॉक हो रहा था. तो मैंने जितने मॉक्स अवेलेबल थे सब में अपीयर किया, तथास्तु ICS में भी गया. मॉक्स में अपीयर करने से मुझे ये ज़रूर फ़ायदा हुआ कि मुझे ये पता चल गया कि मेरी कमियाँ कहाँ पे हैं. कुछ लोगों ने मुझे ये फीडबैक दिया कि जैसे आप तेज़ बोलते हैं, कुछ लोगों ने बोला आप स्पेस दे के नहीं बोलते हैं, कुछ लोगों ने बोला आप लंबे आंसर देते हैं. तो ये सब आप जब प्रायर टू द मेन इंटरव्यूज चेक कर लेंगे, अपने नेगेटिव्स पे एक तरह से पकड़ बना लेंगे, देख लेंगे कि क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं, तो आपको लॉन्ग रन में काफ़ी हेल्पफुल होगा. बिकॉज ऑन द गिवन डे आप बहुत प्रेशर में होते हैं. सो नाउ कमिंग टू द पार्ट कि मैंने तैयारी इंटरव्यू की कैसे की, तो मैंने ChatGPT का बहुत ही एक्सटेंसिव यूज़ किया. टेलीग्राम पे कई सारे ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिस पे इंटरव्यू की ट्रांसक्रिप्ट्स आती रहती हैं. मैं उस ट्रांसक्रिप्ट को ChatGPT में डालता था और अपने अकॉर्डिंग उसको मोल्ड कर लेता था, अपना नाम या अपना जो भी मेरा डिस्ट्रिक्ट है, होम डिस्ट्रिक्ट है, उसके अकॉर्डिंग. फिर उसके जो आंसर्स आते थे उसको मैं एक PDF के फॉर्म में कंपाइल कर लेता था, सेग्रीगेट करके. तो इस तरह से मैंने एक 297 पेजेस की PDF बनाई थी जिसका मैंने टाइटल रखा था प्रतीक वर्मा इंटरव्यू गाइडेंस, ऐसे करके कुछ तो रखा था. तो उसको मैं कई बार रिवाइज करता था, उसके जो कीवर्ड्स थे, और उससे मुझे ये भी पता लग जाता था कि कौन कौन सा इंटरव्यू बोर्ड किस तरह के क्वेश्चंस पूछता है. सो कमिंग टू द डे ऑफ द इंटरव्यू, सुमन शर्मा मैम का बोर्ड था और आई वॉज क्वाइट लाइक नर्वस ऑल्सो कि हाँ, सुमन शर्मा मैम का ये बहुत फेमस है कि वो काफ़ी डेप्थ में क्वेश्चन पूछती हैं. तो उस दिन काफ़ी मेरा ग्रिलिंग हुआ. 4 लोगों का मेंबर था, पैनल था और काफ़ी डेप्थ में क्वेश्चन पूछा गया, सच एज सरस्वती रिवर के बारे में पूछा गया, गग्गर हाकरा सिस्टम के बारे में, इंडस वाटर ट्रीटी एंड ऑल. क्योंकि मेरा ऑप्शनल्स भी ज्योग्राफी रहा है और साथ ही साथ मैं अभी मास्टर्स भी कंप्लीट किया मैंने ज्योग्राफी से, लखनऊ यूनिवर्सिटी से. तो आई गेस वहाँ से उनको ये फीडबैक मिला कि हाँ, मे बी आई एम वेरी लाइक इंटरेस्टेड इन ज्योग्राफी. और मैंने वो भी स्टोरी अपनी शेयर की थी कि मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में बैचलर्स ज्वाइन किया था, BA ज्वाइन किया था ज्योग्राफी में. सो मे बी वहाँ से वो कन्वे हुआ. उसके साथ साथ कई सारे SRTs भी आते हैं जो आपको ऑन द गिवन डे, ऑन द गिवन स्पॉट एक तरह से सॉल्व करने हैं उनके सामने, ताकि आपका एक OLQ ऑफिसर लाइक क्वालिटी उनको दिखे. नेक्स्ट कमिंग टू लाइक आफ्टर गिविंग द इंटरव्यू, आपको वेट करना होता है इसके रिजल्ट्स का. अराउंड 20-25 दिन में रिजल्ट आ जाता है. सो नाउ कमिंग टू द रिजल्ट डे, आई वॉज लाइक, वो हवाओं में एक बात आ जाती है जैसे कि हाँ, आज रिजल्ट आने वाला है, हर तरफ यही चर्चा होने लगती है. तो आई वॉज वेटिंग फॉर द PDF फ्रॉम द मॉर्निंग.
बट शाम के 6 साढ़े 6 बज चुके थे और PDF नहीं आया। तो उसके बाद ये हुआ कि शायद आज रिज़ल्ट नहीं आने वाला है। बट उसके बाद अचानक से मैंने देखा कि फ़ोन में नोटिफ़िकेशन बेल बजी। तो मैंने ड्रॉप डाउन करके देखा तो मेरे एक बहुत ही अच्छे मतलब फ्रेंड हैं और साथ में उन्होंने फिज़िकल की भी तैयारी की थी। तो उन्होंने मैसेज किया था, प्रतीक भैया 61 ऐसे करके। तो मैंने ड्रॉप डाउन से देखा तो मतलब मेरे हाथ-वाथ शिवर करने लग गए और उसके बाद मैंने घर पे बताया कि शायद 61 रैंक है बट आई एम नॉट श्योर। तो उसके बाद मैंने फिर PDF खोला और कम से कम नहीं तो 4-5 बार मैंने गलत रोल नंबर डाला, इतना मेरा हाथ काँप रहा था कि कुछ ना कुछ गलत टाइप हो जाता था। फाइनली मैंने देखा कि यस आई सिक्योर्ड AIR 61 विद द ग्रेस ऑफ गॉड एंड विद द हेल्प ऑफ माय पेरेंट्स एंड फैमिली मेंबर्स। और फाइनली वो मोमेंट था कि मतलब 5-10 मिनट तक तो कुछ समझ नहीं आया। उसके बाद रिलेटिव्स फ्रेंड्स के फ़ोन पे फ़ोन और विशेज़ एंड ऑल, जो कि एक प्रोसीजर है, समझ लीजिए किसी का भी आज के टाइम में अगर ऐसा कोई एग्ज़ाम क्लियर होता है, इट इज़ अ मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर एवरीवन इंक्लूडिंग योरसेल्फ। तो एक सिंक इन हुआ। एक दिन बाद काफ़ी मीडिया कवरेज मिली मुझे, मतलब लग ही नहीं रहा था कि जैसे मतलब एक ड्रीम देखा था यूनिफ़ॉर्म का, वो सच हो गया। माय मदर इज़ ऑल्सो करेंटली सर्विंग इन यूपी पुलिस एज़ रेडियो सब इंस्पेक्टर, तो वो सीतापुर में हैं और उनको पिछले मतलब अराउंड 30 ईयर्स 25-30 ईयर्स से मैं उससे ज़्यादा इनफैक्ट देख रहा हूँ कि 25 ईयर्स से वो रोज़ जॉब पे जाती हैं वैसे ही वर्दी पहन के, और वो एक सेंस ऑफ प्राइड मोटिवेशन मेरे लिए हमेशा से रहा है। तो मैं भी चाहता था कि इसी तरह से कुछ कंट्री की सर्विस में रहूँ, नेशनल सर्विस में रहूँ, यूनिफॉर्म फोर्सेस मिले, बेल्ट फोर्सेस मिले, जो कि सपना पूरा हुआ और फॉर्चुनेटली शायद मुझे अपनी फोर्स भी जो प्रेफरेंस की थी वो भी मिल जाए। तो कमिंग टू द फोर्स प्रेफरेंस, इसके अंदर CAPF के एग्ज़ाम में 5 फोर्सेस होती हैं, जिसके अंदर CISF है, ITBP है, SSB है, उसके अलावा BSF है और CRPF है। तो मेरी फोर्स प्रेफरेंस CISF थी, दूसरे नंबर पे मैंने SSB डाला था, तीसरे नंबर पे मैंने BSF, फोर्थ पे ITBP और फिफ्थ पे CRPF डाला था। फोर्स प्रेफरेंस कैन वैरी पर्सन टू पर्सन। देखिए सबका अपना एप्टीट्यूड होता है। एज आई हैव वर्कड इन कॉर्पोरेट सेक्टर और मैं वेदांता में काम किया था, तो वहाँ पे मुझे पब्लिक इंटरैक्शन और इस तरह के काम ज़्यादा पसंद थे। इनफैक्ट वेदांता की भी सिक्योरिटी जो सेसा गोवा का प्लांट है वहाँ CISF ही है, तो उससे एक कनेक्ट ज़्यादा फील होता है। आप दिल्ली मेट्रो में चले जाइए, उसके अलावा ताजमहल चले जाइए, डिफरेंट रिफाइनरीज एंड बार्क हो गया, DRD हो गया, हर जगह आपको CISF मिलेगी। तो एक जैसे अट्रैक्शन ज़्यादा था उस फोर्स से। बट एनी डे मुझे कोई और भी फोर्स मिलती, मेरे को लास्ट रैंक भी मिलती, तो आई वुड हैव बीन इक्वली हैप्पी, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू सर्व इन अ पर्टिकुलर फोर्स, ऑब्जेक्टिव इज टू सर्व द नेशन। तो इस तरह से आप अपनी फोर्स प्रेफरेंस अपने अकॉर्डिंग भर सकते हैं, जो भी आपका एप्टीट्यूड है। ऑनलाइन आपको यूट्यूब पे मल्टीपल गाइडेंस, मल्टीपल वीडियोस मिल जाएंगी। मैंने AVKS अकेडमी का एक नो योर फोर्सेस का वीडियो है, तो वो मैंने कई बार देखा। उसके अंदर वो एक एक फोर्स को कवर करते हैं, किसके पर्क्स क्या हैं, इसकी अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, इसके नेगेटिव्स क्या हैं। तो आप इस तरह से उस वीडियो को देखिए ज़रूर, आपको बहुत इनलाइटनमेंट मिलेगा। सो अब मैं आता हूँ कि मेरी पेपर 1 की जो तैयारी थी उसके लिए मैंने क्या क्या रिसोर्सेज यूज़ किए। सो पेपर 1 के लिए मैंने जैसे मैंने बोला कि मैंने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन की है थ्रू द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। उसके अलावा नेक्स्ट आईएएस के जो भी क्लासेस थे मैंने उनके सेंटर पे ऑफलाइन करोल बाग में जो उनका सेंटर है वहाँ अटेंड की। साथ ही साथ कोविड के टाइम में या जो भी इस तरह का टाइम था जिसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट्स नहीं ओपन थे, तो मैंने ऑनलाइन क्लासेस अटेंड की। तो एक मेरा वो सोर्स है। अगर आप फुल फ्लैश CAPF की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर लीजिए सिविल सर्विसेज का। देखिए इट इज़ वेरी टाइम टेकिंग और आपके लिए इतना बेनिफिशियल भी नहीं होगा। वॉट यू कैन डू इज यू कैन प्रिपेयर फ्रॉम द फ्रीली अवेलेबल रिसोर्सेज और कुछ जो आपको चीज़ें सेलेक्टिवली पढ़नी है। फॉर एग्जाम्पल फॉर हिस्ट्री आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप प्रतीक नायक सर के यूट्यूब पे जो NCERT लेक्चर्स पढ़े हुए हैं उसको रिफ़र कर लीजिए, या उनके जो भी नोट्स अवेलेबल हैं मार्केट में या कहीं भी और वो आप देख सकते हैं। हिस्ट्री के लिए आपका वन स्टॉप सोल्यूशन ये हो सकता है।
हिस्ट्री में अगर आपको आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है तो नेक्स्ट आईएएस के राहुल सेंगर सर हैं, उनका आपको फ्रीली अवेलेबल आर्ट एंड कल्चर का, उसके साथ साथ एंशंट और मेडाइवल का सब चीज़ का एक कंपाइलेशन ऑफ नोट्स मिल जाएगा। वो पूरा फैक्ट बेस्ड नोट्स है, आप कोशिश करिए उसको जितना रिमेंबर कर सकते हैं रिवाइज करके वो करिए, आपके मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट कमिंग टू ज्योग्राफी, देखिए ज्योग्राफी में अगर मैं रिकमेंड करूँ तो देखिए सुदर्शन गुजर सर हैं, उनका नोट्स आप रिफ़र करिए, उसके भी आपको फ्री अवेलेबल लेक्चर्स एनसीईआरटीज़ के मिल जाएंगे। इसके अलावा आपकी जो बेसिक एनसीईआरटीज़ हैं 9th 10th 11th 12th की ज्योग्राफी की, वो आप पढ़िए। नेक्स्ट रिसोर्स जो आपको मैं रिफ़र करूंगा इकोनॉमी के लिए, देखिए इकोनॉमी के लिए बहुत लोग मृणाल सर के नोट्स रिफ़र करते हैं, बट आई फाइंड कि मृणाल सर के नोट्स काफ़ी बल्की हो गए हैं, जो रिवीजन में काफ़ी प्रॉब्लमैटिक है। तो अगर आप मृणाल सर के 1200-1400 पेज के नोट्स एक बार पढ़ेंगे तो ये आपका काफ़ी टाइम चला जाएगा, और रिवीजन के लिए फिर आपको खुद के नोट्स बनाने पड़ेंगे, विच इज़ वेरी टाइम टेकिंग। सो व्हाट आई डिड वाज आई डिड माय इकोनॉमी क्लासेस फ्रॉम नेक्स्ट आईएएस ओनली। उसके अलावा तुषांत यादव सर हैं एक, वो इकोनॉमी की प्रीलिम्स की कुछ क्लासेस लेते हैं, तो मेरा एक फ्रेंड है उसने की हुई थी, तो मैंने उसके नोट्स ले लिए और बहुत ही अच्छे नोट्स हैं। आप प्लीज़ उस नोट्स को अगर एक बार पढ़ भी लेंगे ना तो आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इकोनॉमी के बाद मैं बोलूँगा कि नेक्स्ट पिलर सब्जेक्ट जो पॉलिटी है, तो पॉलिटी के अंदर देखिए आतिश माथुर सर का मैग्ना कार्टा का फ्री ऑफ कॉस्ट उनके प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, वेबसाइट पे, आप या तो वो पढ़ लीजिए, या फिर आप ट्रस्ट आईएएस के आशीष सर हैं, तो आशीष सर को भी आप रिफ़र कर सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। नेक्स्ट आईएएस में एक नीरज सर हैं, उनके आप नोट्स भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए पॉलिटी के मल्टीपल सोर्सेज हैं, सिद्धार्थ अरोड़ा सर हैं अकेडमी के, उनके भी पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगे बहुत ईजिली। लेक्चर्स भी आप करना चाहें तो ऑनलाइन उनकी पूरी सीरीज़ पड़ी हुई है सिद्धार्थ अरोड़ा सर की, वो आप देख सकते हैं पॉलिटी की, बहुत ब्रिलियंटली सारे टीचर्स ने पॉलिटी कवर की है। उसके अलावा लक्ष्मीकांत आप सभी को पता है, स्टैंडर्ड बुक, वो आप रिफ़र करिए। साइंस एंड टेक के लिए देखिए कई सारे सोर्सेज हैं, बेसिक जनरल साइंस है जो उसके लिए आप कोशिश करिए कि करंट अफेयर के जो भी पीटी 365 है उसको आप पूरी तरह से कवर करिए। उसके साथ साथ जो न्यूज़पेपर के अंदर साइंस एंड टेक का पोर्शन आता है द हिंदू में, जो कि संडे टू संडे आता है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो आप पूरी तरह से देखिए। उसके साथ इंडियन एक्सप्रेस का आई एक्सप्लेन्ड सेक्शन जो है उसके अंदर साइंस एंड टेक के जितने आर्टिकल्स हैं उसको आप ज़रूर देखिए। और कई सारे आपको टेलीग्राम पे ऐसे ग्रुप मिल जाएंगे जहाँ इन सारे आर्टिकल्स की आपको ईयर एंड में कंपाइलेशन मिलती है बिफोर द सीएसई प्रीलिम्स, और कई बार सीएपीएफ के प्रीलिम्स के पहले भी आपको ये सब कंपाइलेशन मिल जाएंगे। उसको प्लीज़ रिफ़र करिए, हाईलाइट करके बार बार पढ़िए, और उससे रिलेटेड आर्टिकल्स आप ऑनलाइन देखिए कि इसकी जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, आप कोई भी टॉपिक को उठाइए, उसकी हेडिंग को लिखिए और आगे लिख दीजिए यूपीएससी। देखिए आपको मल्टीपल पेजेस मिलेंगे। मैं कई बार दृष्टि आईएएस की वेबसाइट रिफ़र कर देता था, उनके वेबसाइट पे सारे आर्टिकल्स का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होता है। उसके अलावा इनसाइट्स आईएएस भी आप देख सकते हैं, और भी बहुत सारे वाजीराम एंड रवि और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, ये स्कोर है। आप कोई भी इंस्टीट्यूट का आपको पेज मिले आप उसको देखिए। मैं कई बार उसको प्रिंट कर लेता था, नहीं तो अपने हैंड रिटन नोट्स बना लेता था। तो जनरल साइंस इस तरह से कवर हो गया। पेपर 1 में यहाँ पे मैथ्स वगैरह और लॉजिकल रीजनिंग भी आती है, तो उसके लिए देखिए सुनिए आईएएस का मैंने सीसैट का कोर्स लिया था फॉर सिविल सर्विसेज, तो आप उसके अंदर सिलेक्टिवली, अगर वो बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे वो है, आई थिंक सो इट्स फीस इज अराउंड 2000 और 2200, अब शायद बढ़ गया हो तो आई डोंट नो, बट सुनिए आईएएस का जो सीसैट का पोर्शन था उसको करने से मुझे इधर भी हेल्प हुई कि सीएपीएफ का जो पेपर 1 था उसमें भी मेरे डिसेंट स्कोर आ गए थे मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग में, तो उसको आप कर लीजिए। अगर आप वो नहीं कर पाते हैं तो कोई भी आप बुक मार्केट से लीजिए जो सॉल्यूशन के साथ हो और उसको करिए। नाउ कमिंग टू करंट अफेयर, देखिए करंट अफेयर में मैं सिर्फ न्यूज़पेपर रीड करता था, और मैं न्यूज़पेपर रात में रीड करता था, बिकॉज ये थोड़ी स्ट्रैटेजी डिफरेंट है। लेकिन जब मेरा माइंड टायर्ड हो जाता था तो मैं कोशिश करता कि रात में इस तरह के लेस प्रोडक्टिव, और नॉन प्रोडक्टिव तो नहीं कहना चाहिए, लेस प्रोडक्टिव वर्क में इसको यूज़ करूँ। सुबह के टाइम में रिवीजन एंड ऑल करता था, अपने टेस्ट वगैरह सॉल्व करते थे, मॉक वगैरह देते थे, तो इस तरह करिए करंट अफेयर के लिए। उसके अलावा मैंने सुदर्शन लोढ़ा सर का टारगेट यूपीएससी का कोर्स लिया था, जो सिविल सर्विसेज के लिए भी उतना ही हेल्पफुल है, सीएपीएफ के भी लिए उतना हेल्पफुल है, बिकॉज देखिए जो मेंस पर्सपेक्टिव से कई सारी टॉपिक्स सुदर्शन सर कवर करते हैं वो आपको पेपर 2 में भी हेल्पफुल हो जाएंगे सीएपीएफ के।
तो उससे आपको कई सारा कंटेंट, डेटा और बजट, समरीज एटसेट्रा आपको वहाँ से मिल जाएंगे। वो भी काफ़ी नॉमिनल कॉस्ट का कोर्स है, अभी शायद वो 500 का आता है। तो उस कोर्स का नाम है टारगेट 140 प्लस, वो मैंने ज्वाइन किया था। नाउ कमिंग टू पेपर टू के लिए देखिए मैंने कोई अलग से प्रिपरेशन नहीं की थी। मैं सिविल सर्विसेज के मेंस के मॉक्स अटेम्प्ट करता था, विजन आईएएस के, नेक्स्ट आईएएस के, वो मैंने कई सारे अटेम्प्ट कर रखे हैं। उसके अलावा मैंने पीवाईक्यूज वगैरह जो भी सिविल सर्विसेज के हैं, सीएपीएफ के हैं, वो सारे सॉल्व करके देखे थे। एटलीस्ट 3-4 साल के पेपर टू मैंने जो पेपर टू के क्वेश्चन हैं सीएपीएफ के, वो मैंने सॉल्व किए थे, जैसे एसेज वगैरह लिख लिया। उसके अलावा मैं एक डायरी मेंटेन करता था जिसके अंदर कोई भी कोट है इंपॉर्टेंट या न्यूज़पेपर से कोई भी फैक्ट मिल गया, वो मैंने नोट डाउन कर लिया। उस डायरी को मैं रोज़ रिवाइज कर लेता था दिन में 2 बार। सोने के 5 मिनट पहले खोल लिया, एक बार देख लिया, उठने के बाद देख लिया। तो इस तरह से आपके दिमाग में वो कहीं ना कहीं इम्प्रिंट हो जाएगा। पेपर टू के लिए आप इस तरह से अप्रोच करिए। आई थिंक पेपर टू में मेन है प्रैक्टिस करना। मेरे पास मुझे अभी भी याद है कि अराउंड 500 रिफिल्स जो पेन के हैं वो मेरे अभी भी कबर्ड ड्रॉर में रखे हुए हैं, बिकॉज आई ट्रीट इट कि हाँ वो मेरे लिए एक मोटिवेशनल फैक्टर है। मैं हमेशा टेस्ट लिखता था, कोई भी चीज़ लिखता हूँ तो उसका जो रिफिल ख़त्म होता है रख लेता हूँ। आप भी कुछ भी इस तरह का मोटिवेशन ट्राई कर सकते हैं, और इस तरह से आपको लॉन्ग रन में एक जो कहते हैं नहीं स्टैग्नेशन आ जाता है, वो नहीं फील होगा। यू विल ऑलवेज बी मोटिवेटेड। देखिए ये जो जर्नी थी 3 साल की, 3-3.5 साल की, वो ईजी नहीं थी। सबने डाउट किया, कोई कभी भी आपको देखे डायरेक्टली तो नहीं बोलेगा, बट सबके माइंड में ये रहता है कि जो भी है ये अच्छे से तैयारी नहीं कर रहे हैं, या ये फुली कमिटेड नहीं है, या इधर उधर ये घूम फिर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, पेरेंट्स के पैसों पे बस पल रहे हैं। तो देखिए ऐसे टॉन्ट आपको कहीं ना कहीं इधर उधर सुनने को मिल जाएंगे। बट जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आई अश्योर यू कि दिस ऑल जर्नी विल बी वर्थ इट। तो मैं तो बस यही कहूँगा कि पेपर टू के लिए आप प्रैक्टिस करिए जितना हो सकता है। सिर्फ रीड करके पेपर टू अप्रोच मत करिए। जब तक आप पेन उठा के बैठेंगे नहीं ना, पेन पेपर लेके, तब तक आपका पेपर टू अच्छा नहीं होगा। तो मेरे स्कोर पेपर वन में इस बार जब 98 कट ऑफ था तो अराउंड 107-106 मार्क्स थे, विच इज़ क्वाइट डिसेंट। मैं नहीं बोलूँगा बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी है, बट इट इज़ क्वाइट डिसेंट कंपेयर टू द लेवल ऑफ द पेपर विच केम दिस ईयर। उसके अलावा पेपर टू में मेरे बहुत ही अच्छे स्कोर्स हैं, रिलेटिवली 104 मार्क्स हैं। तो पेपर टू में अगर आप अबव 100 स्कोर करते हैं तो इट इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द बेटर स्कोर्स, और आपकी रैंक इससे इम्प्रूव होती है। क्यूमुलेटिव कट ऑफ भी आपका क्लियर हो गया, उसके साथ साथ आपके चांसेस ऑफ सिक्योरिंग अ डबल डिजिट रैंक ऑल्सो इम्प्रूव। इंटरव्यू में मेरे वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स थे आई गेस इन माई बोर्ड, सुमन मैम्स बोर्ड। तो उसके अंदर मेरे शायद 122 या 123 मार्क्स ऐसे कुछ हैं। तो फाइनली मेरा टोटल स्कोर अराउंड 333 मार्क्स था। तो इस तरह से आप अप्रोच करिए, देखिए आपके मार्क्स बहुत ही अच्छे आएंगे। आई एम श्योर बहुत अच्छा आप परफॉर्म करेंगे। सो नाउ कमिंग टू दैट क्वेश्चन कि जैसे मैंने लेट स्टार्ट किया, मैंने जॉब वगैरह की, तो क्या कोई सही समय है इस प्रिपरेशन को स्टार्ट करने का? देखिए मेरे अकॉर्डिंग सही समय, जैसे मैंने पहले भी बताया, कि अपने ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर्स में आप शुरू करिए। उसके अलावा आपको कोशिश ये करनी है कि अगर आप नहीं शुरू कर पा रहे हैं ड्यू टू सर्टेन फाइनेंशियल रीजंस या अदर कंस्ट्रेंट्स, तो कोशिश करिए कि थोड़ा थोड़ा तैयारी साथ में करते रहिए जो भी आप जॉब कर रहे हैं, ताकि आपको एटलीस्ट दिन में 3 से 4 घंटे इस प्रिपरेशन के लिए मिल जाए कहीं ना कहीं से। चाहे आप अपनी नींद में कॉम्प्रोमाइज़ करिए या आप किसी तरह से मल्टीटास्किंग करिए, बट 3 से 4 घंटे तो मिनिमम जॉब वालों को देने हैं, और जो लोग फुल फ्लेश तैयारी कर रहे हैं वो कम से कम 8 से 9 घंटे दें। मैं अपनी प्रिपरेशन में कोशिश ये करता था कि जैसे जॉब में मेरे 8 आवर्स की शिफ्ट होती थी, तो उसी तरह से मैं 8 घंटे की पढ़ाई की शिफ्ट मानता था। उसके अलावा 8 घंटे सोना, और बाकी 8 घंटे में आपका एक्स्ट्रा करिकुलर जो भी आपको रनिंग वगैरह करनी है, सोशलाइज करना है, सब करिए, आपके ऊपर। सो अब मैं आपको एक गुरु मंत्र या जो भी कह लीजिए अपने एक्सपीरियंस से शेयर करना चाहूँगा, जो कि द वैल्यू ऑफ PYQs है। ठीक है, उसके लिए मेरे पास एक एग्जाम्पल है। देखिए ये मैंने PYQs की एनालिसिस कर रखी है। ओके, तो इसके अंदर आप देखेंगे हर पेज पे हाईलाइटिंग कर रखी है, कई सारे मैंने स्टिकी नोट्स चिपका रखे हैं। तो आप देखिए इसके अंदर मैंने क्या किया हुआ है कि मैंने हर ऑप्शन को भी एनालाइज कर रखा है।
तो देखिए जो करेक्ट आंसर है वो तो आपको एनालाइज करना ही है ऑफ कोर्स, और वो तो आपको कई सारे बुक्स में भी मिल जाएगा। बट आपको कोशिश ये करनी है कि इस तरह से आप CAPF, सिविल सर्विसेज, CDS, जियो साइंटिस्ट, जितने ऐसे कंडक्टेड पेपर्स हैं बाय UPSC, प्लीज एनालाइज ऑल दोज पेपर्स। इट विल हेल्प यू इन गेनिंग अ कमांड ओवर डिफरेंट टॉपिक्स। आपको UPSC की जो लैंग्वेज है वो धीरे धीरे समझ में आने लगी। पेपर 1 में मैंने अपने स्कोर्स इसी तरह इम्प्रूव किए। हमेशा पेपर 1 मेरा हर्डल रहा, जैसे मैंने बताया। बट मैंने पहले मैं यही करता था कि जो सॉल्व्ड आंसर्स आते थे उसके अंदर मैंने कोशिश किया कि सॉल्व्ड आंसर्स से मैं पढ़ के चला जाऊँ। बट उसमें प्रॉब्लम ये है कि उसमें आपको स्पून फीडिंग हो जाती है, पका पकाया मिल जाता है। अनफॉर्चुनेटली पका पकाया खाने से आपको खुद मेहनत करने का एक जो प्रोसेस है वो नहीं समझ में आता है। सो दैट इज द थिंग। आप कोशिश करिए कि आप सारे पेपर्स को प्रिंट करवा लीजिए, आपको UPSC की वेबसाइट पे मिल जाएंगे। उसके साथ साथ आप उसको एक एक करके सॉल्व करिए, सारे ऑप्शंस एनालाइज करिए, जो भी कंटेंट है आप ऑनलाइन सर्च करिए हर ऑप्शन का, वहीं पे स्क्रिबल डाउन करिए और इन्हीं पेपर्स को रिवाइज कीजिए। मैंने अराउंड इतने पेपर्स एनालाइज कर रखे हैं। देखिए ये सारे PYQs हैं UPSC के, ये देखिए। तो इसके अंदर मैं कोशिश यही करता हूँ कि इन्हीं पेपर्स को मैं बार बार रिवाइज करूँ। पहले मैं टेस्ट सीरीजेस भी बहुत सारी करता था, बट मेरे अकॉर्डिंग टेस्ट सीरीज भी हेल्पफुल है। बट पहले कई लोग UPSC के PYQs नहीं देख रहे हैं, पहले सीधे टेस्ट सीरीज पे स्किप कर रहे हैं। जब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट ऑलरेडी UPSC ने दे रखा है, ये आपके मॉक पेपर्स हैं, तो आप प्लीज इसको पहले सॉल्व करिए। आपके स्कोर देखिए ड्रास्टिकली इम्प्रूव होंगे। जो भी लोग 2026 या उसके बाद की भी तैयारी कर रहे हैं, प्लीज आपकी एक बेसिक प्रिपरेशन हो जाए। आप NCERTs पढ़ लीजिए, उसके बाद आपकी जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं या जो भी मैंने रिसोर्सेज बताए वो रिफर करने के बाद आप कोशिश करिए इनको सॉल्व करने की। देखिए आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। और आंसर कीज प्लीज आप UPSC की जो ऑफिशियल आंसर कीज हैं उसे ही रिफर करिए। कोचिंग की आंसर कीज में वैरी, बट UPSC जो मानता है वही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। तो कोशिश करिए इस तरह से आप अप्रोच करिए पेपर 1 को। आई एम श्योर यू विल डू वेरी वेल इन पेपर 1। ये सिविल सर्विसेज के लिए भी अप्लाइड है। तो कोई भी UPSC का पेपर दे रहा है, ऑब्जेक्टिव कोई भी आप एम कर रहे हैं, उसके अंदर आप कोशिश करिए इस तरह से अप्रोच करने की। सो नाउ आई हैव कवर्ड पेपर 2, हाउ टू डू इट। आई हैव कवर्ड पेपर 1। फिजिकल भी मैंने बता दिया कि हाँ आपको किस तरह से तैयारी करनी है, क्या क्या पैरामीटर्स हैं। इंटरव्यूज भी मैंने क्लियर कर लिया कि आपके साथ जो भी डाउट्स थे वो भी मैंने बता दिया। नाउ कमिंग टू द पार्ट कि जो मैं इसके साथ साथ क्या कर रहा हूँ। तो देखिए आज के टाइम में जब एग्जाम्स में इतना कंपटीशन हो गया है, सिविल सर्विसेज में आपको भी पता है 7-8 लाख लोग फॉर्म भर के दे रहे हैं एग्जाम, उसके अंदर आपको 1000 लोगों से भी कम का सिलेक्शन रेट है। CAPF में भी कुछ ऐसा ही हाल है, 2-2.5-3 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं, उसके अंदर सिलेक्शन आपके 300-400 पोस्ट के लिए है। तो आपको पता है कि देखिए सर्टेनिटी कोई चीज़ की नहीं है। बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज आपने देखे होंगे, मे बी मेरी सक्सेस स्टोरी से भी कुछ लोग प्रभावित हो जाए, बट आई वुड लाइक टू से कि ये एक बिटर ट्रुथ है कि सबका नहीं होना इस एग्जाम में। तो प्लान B या प्लान A.2 आपका, A.1 आपका हमेशा रेडी होना चाहिए। देखिए 2022 का अटेम्प्ट जब मेरा नहीं हुआ तो मेरे लिए बहुत लो फेज था। फिर 2023 के बाद तो मुझे ऐसा लगने लगा, जब मेरा 2.5 नंबर से नहीं हुआ था तो मुझे ऐसा लगने लगा कि शायद मैं इस चीज़ के लिए बना ही नहीं हूँ, शायद किस्मत मेरे साथ नहीं है, मेरे अंदर कोई कमी है। मेरे एक फ्रेंड है सुयश त्रिपाठी, उन्होंने बहुत मोटिवेट किया। अनूप तिवारी मेरे एक फ्रेंड हैं, वो मुझे बहुत मोटिवेट किए। फैमिली मेम्बर्स ने मोटिवेट किया। फाइनली फिर से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की। बट उसके साथ साथ मैंने अपना प्लान B भी ओपन किया, जो कि मैंने अपना मास्टर्स किया ज्योग्राफी से। उसके बाद मैंने नेट JRF का एग्ज़ाम दिया, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई हुआ। उसके अलावा मैंने फिर अपनी PhD इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से स्टार्ट की ज्योग्राफी के फील्ड में ही। उसके एक एग्ज़ाम होता है क्रेट, उसको मैंने क्वालिफाई किया, उसमें मेरी 7th रैंक थी। उसके बाद मैंने अपनी PhD भी स्टार्ट कर दी है प्रोफेसर अनुपम पांडे सर के अंडर। तो देखिए आपको कभी भी एक नाव पे पैर रख के देखिए चलना हमेशा आसान होता है, लेकिन इस फील्ड में आप कोशिश करिए कि जितना डाइवर्सिफाई कर पाइए। मैंने कई सारे और भी पेपर दिए हैं, जैसे बैंक PO का पेपर दिया है, उसके साथ SSC का भी मैंने पेपर ट्राई किया, पटवारी का भी मेंस लिखा है। तो ऐसा कुछ नहीं कि कोई पेपर छोटा बड़ा है। देखिए मैं सारे एग्जाम्स इसलिए देता था ताकि एटलीस्ट एक बार पता तो चले कि मेरा एप्टीट्यूड किस एग्जाम के लिए सही है। अगर एप्टीट्यूड किसी एक एग्जाम के लिए सही बैठा तो मैं उस एग्जाम को आगे देता था।
नहीं तो मैं फिर नहीं देता हूँ। जैसे आरबीआई का पेपर मुझे पता है, मैंने दे के देख लिया कि मेरे लिए वो पेपर नहीं बना है, उसके लिए बहुत अलग तैयारी लगेगी। तो इसी तरह आप प्लीज़ हर पेपर को दीजिए और कुछ अपना प्लान बी करिए, ताकि एटलीस्ट आपके पास अगर अटेम्प्ट एग्जॉस्ट होने के बाद ऐसा सिचुएशन ना आए कि आपको लगे कि अब आपके पास कुछ करने को ही नहीं है, आपकी स्किल्स ही कुछ नहीं, आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ही नहीं। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ आप कभी भी इस तरह के ट्रैप में फंसे। प्लीज ट्राई टू डाइवर्सिफाई योर प्रिपरेशन एंड ट्राई अदर जॉब्स एज वेल, अदर फील्ड्स एज वेल। सो नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ टुडेज इंटरेक्शन कि मैं अभी करंटली क्या कर रहा हूँ आप सभी के लिए जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और मैं किस तरह से आप सभी की हेल्प करना चाहता हूँ। देखिए, मैं ट्राई करता हूँ कि जितने भी प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी के लिए, वहाँ पे अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करूँ। बट दिस कम्स विद अ डिस्क्लेमर कि देखिए, जो चीज़ मेरे लिए काम की है ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए भी काम करे। आपकी अपनी स्ट्रैटेजी हो सकती है, आपके अपने तरीके हो सकते हैं। कोई पर्सन है जो मॉर्निंग पर्सन हो सकता है, कोई पर्सन है नाइट पर्सन हो सकता है, नॉकटर्नल हो सकता है। आपका जब दिमाग काम करे आप तब तैयारी करिए। कोई ऐसा चीज़ नहीं है, कोई पुराण और वेदों में नहीं लिखा हुआ है कि आप इसी टाइम तैयारी कर सकते हैं। उसी तरह से कोई रिसोर्स मेरे लिए हेल्पफुल रहा है, कोई रिसोर्स आपके लिए डिफरेंट हो सकता है। आप सभी टॉपर्स के टॉक देखिए, जो लोग सक्सेसफुल हुए हैं, जो लोग नहीं भी सक्सेसफुल हुए हैं, उनसे भी आप सीखिए, बहुत ज़रूरी है। मैं कई ऐसे लोगों से मिलता था, आधा आधा घंटा, एक एक घंटा बात करता था, जो इस फील्ड को एक्सप्लोर कर चुके हैं या इस फील्ड में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, असिस्टेंट कमांडेंट्स हैं या सीपीओ का पेपर क्लियर किया हुआ है उन्होंने, तो उससे बहुत सीखने को मिलता है। उसके बाद मैं आपके लिए क्या कर रहा हूँ, देखिए, आई एम ट्राइंग विद सम ऑफ माई अदर फ्रेंड्स जो इस एग्ज़ाम को अभी क्वालिफाई किए हैं, जिसमें AIR26 भी हैं, AIR38 भी हैं, AIR60 भी हैं। इनके साथ हमने एक टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया है और वो एक ओपन प्लेटफॉर्म है, फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म है, उसका नाम है यूनिफॉर्म कॉलिंग CAPF। आप टेलीग्राम पे उसको सर्च करिए, उस ग्रुप को। मैं फिर से नाम बता रहा हूँ, यूनिफॉर्म कॉलिंग CAPF। इस हैंडल को आप सर्च करेंगे तो आपको एक ग्रुप मिलेगा। उसके अंदर अभी भी काफ़ी मेंबर्स ऐड हो चुके हैं जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ये हमने इसलिए शुरू किया क्योंकि देखिए, अभी एक वॉइड है। कई सारी कोचिंग्स हैं जो डिफेंस की प्रिपरेशन कराती हैं या सिविल सर्विसेज की कराती हैं। CAPF के लिए ज़्यादा अभी रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। सो वी फोर पीपल आर ट्राइंग कि आर लेवल बेस्ट की जितना भी टाइम हमको मिलता है वो हम आप सभी के लिए डिवोट करें। हम पेपर 2 के भी क्वेश्चंस देते हैं उसके अंदर विद डेली आंसर राइटिंग सॉल्यूशंस। टाइम टू टाइम बाउंड तरह से तैयारी करवाते हैं आप सबकी, और कोशिश करते हैं कि पेपर्स भी एज मच एज पॉसिबल इवैल्यूएट करें। देखिए, कोशिश करते हैं, कभी कभी नहीं भी हो पाते हैं, बट वी आर ट्राइंग टू एक्सपैंड। और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो इनिशिएटिव है हमारा, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचे और सबकी हेल्प हो पाए। तो हमारी ये कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये फ्री ऑफ कॉस्ट इनिशिएटिव पहुँच पाए और आप सभी इस एग्ज़ाम के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान पाएँ। इसके अलावा मैं इंस्टाग्राम पे भी कई सारे लोगों को गाइड करने की कोशिश करता हूँ जो मुझे मैसेज करते हैं। देखिए, वो मैं इतना रेगुलरली यूज़ नहीं कर पाता हूँ, पर मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं रिप्लाई कर पाऊँ। बट मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है I am प्रतीक वर्मा, M is M ओनली। तो आप उस पर भी मैसेज करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। उसके अलावा आई ऑल्सो राइट ऑन कोरा। आई एम वन ऑफ द टॉप राइटर्स ऑफ UPSC। मेरे 1.5 मिलियन से ज़्यादा वहाँ पे व्यू काउंट है, और आप वहाँ पे भी मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ हर डाउट एड्रेस करूँ, और आप प्लीज़ जेन्युइन डाउट पूछेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। उसके अलावा मैं कोशिश करता हूँ कि आप सभी से कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहूँ, और जितने डाउट्स हैं आप प्लीज़ पूछिए ज़रूर, because curiosity is the mother of invention. So on that note, I would like to conclude today's interaction and I wish you all the best. And आने वाले जो भी CAPF का रिटन एग्ज़ाम है उसके लिए आप सभी को मेरी शुभकामनाएं हैं। उसके अलावा मैं कोशिश ये करूँगा कि आप सभी से हमेशा कनेक्टेड रहूँ कहीं ना कहीं, और आपको जो भी मैंने लिंक्स बताए हैं अपने सोशल मीडिया के हैंडल्स, वो कहीं ना कहीं आपको डिस्क्रिप्शन या स्क्रीन पे मिल जाएंगे। आप प्लीज़ ज्वाइन करिए, and I'll be more than happy to help. Jai Hind everyone.